हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक स्तरीकरण का टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे और ये हमारे पीजीटी के सिलेबस में है और इसे हमें पढ़ना है। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि बहुत दिन बाद जो है आज वीडियोस आ रही हैं, क्योंकि जो है मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी इस वजह से। तो आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितनी भी वीडियोज़ मेरी आती हैं ये समाज शास्त्र विषय से संबंधित होती हैं। आप अगर समाज शास्त्र से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है सारे वीडियोज़ बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मेरी वीडियोज़ आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वीडियोज़ को देख सकें और आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले आप जा कर के चैनल पे एक बार सारे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उन्हें भी जा कर के एक एक वीडियोज़ अभी देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी पीजीटी का एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया है, लेकिन एग्ज़ाम जो है वैकेंसी आएगी तो होगा एग्ज़ाम 2022 में, इतना तो तय है। तो आप जो है अभी से प्रिपरेशन करिए पीजीटी एग्ज़ाम के लिए और डिटेल में करिए। और उसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो हम जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले भी अगर आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, आप उसे भी जा कर के सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और टॉपिक वाइज जो हम एक डिस्कशन कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप उसे भी टॉपिक वाइज एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो ये टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है। और इसके पहले हमने समुदाय, समिति, संस्था, बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी देख लिए हैं, आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। तो जो है आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये जो है अपने आप में कंप्लीट नोट्स है मेरा, और बहुत सारी बुक से और किताबों से जो है हमने इस नोट्स को बनाया है। तो किताब तो सबके पास होंगे, लेकिन अलग अलग किताब पढ़ने का सबके पास समय नहीं होता है, तो इसे मैंने पूरा कंबाइंड करके बनाया है, अलग अलग बुक से पूरा एक एक टॉपिक को मतलब ले करके कंबाइंड करके। तो आप जो है अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको जो है मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए 100% बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इतना जो है मेरा दावा है कि अगर आप पूरे वीडियोस को अच्छे से देखेंगे एक दो बार और सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप उसे जो है शॉर्ट में नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसे देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। तो देखिए, जब व्यक्तियों को सामाजिक आधार पर अर्थात धर्म, जाति, वर्ग, संस्कृति, पद, प्रतिष्ठा आदि के आधार पर विभेदीकृत किया जाता है तो उसे सामाजिक विभेदीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए दिया है कि सामाजिक स्तरीकरण से पहले सामाजिक स्तरीकरण को समझने के लिए हमें सामाजिक विभेदीकरण को समझना पड़ेगा। पहले सामाजिक विभेदीकरण क्या होता है? जब सामाजिक आधार पर, यानी जाति, वर्ग, धर्म, संस्कृति, इन सभी के आधार पे मतलब लोगों को अलग किया जाता है तो उसे सामाजिक विभेदीकरण कहते हैं। लेकिन आगे देखिए, जब सामाजिक विभेदीकरण में उच्चता एवं निम्नता का भाव जुड़ जाता है तो सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। तो सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं? तो जैसे देखिए, सबका अलग अलग वर्ग होता है, अलग अलग धर्म होता है, अलग अलग जाति होती है, यानी सबके जो है बीच में भेद होता है, सब अलग अलग कैटेगरी से होते हैं, उसे हम सामाजिक विभेदीकरण कहेंगे। क्योंकि सामाजिक रूप से, सोशल रूप से सभी अलग अलग हैं, कोई किसी वर्ग का है, कोई किसी वर्ग का है, लेकिन जब इस वर्ग में या फिर इस धर्म में ऊंच नीच की भावना उत्पन्न हो जाती है, यानी कि ये जाति वाले ऊंचे हैं, ये जाति वाले नीचे हैं, या फिर इस समुदाय के, इस वर्ग के लोग उच्च वर्ग के लोग माने जाते हैं, इस वर्ग के, तो जब उसमें ऊंच नीच की भावना का विकास हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। तो आई होप आपको सामाजिक स्तरीकरण सबसे पहले क्या होता है इसका मतलब समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो देखिए, अगला पॉइंट है, स्तरीकरण एक प्राणीशास्त्रीय, सांस्कृतिक एवं सामूहिक अवधारणा है। तो स्तरीकरण कैसा है, कैसा कॉन्सेप्ट है? तो स्तरीकरण एक प्राणीशास्त्रीय, सांस्कृतिक और सामूहिक अवधारणा है, यानी स्तरीकरण जो है समूहों के बीच में पाया जाता है। फिर अगला पॉइंट देखिए, स्तरीकरण शब्द समाजशास्त्र में भूगर्भ शास्त्र यानी जियोलॉजी से लिया गया है। इसका प्रयोग सबसे पहले मानव शास्त्री थे बर्जेल, उन्होंने 1925 में किया था।
तो जो स्तरीकरण वर्ड है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी पूछ सकता है कि स्तरीकरण जो वर्ड है वो जो है किसने दिया था, सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, तो वो किया था बर्जेल ने 1925 में। फिर आगे देखिए, अगला पॉइंट है, मैक्स वेबर ने समाज की असमानताओं को 3 स्तर पर यानी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक में बांटा है। तो मैक्स वेबर ने जो स्तरीकरण के बारे में इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया है, तो उसमें इन्होंने स्तरीकरण के 3 आधार बताए हैं। पहला इन्होंने बताया है आर्थिक, दूसरा बताया है राजनीतिक और तीसरा बताया है सामाजिक। तो ये 3 स्तर इन्होंने बताए हैं। मैक्स वेबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर नोट करिएगा। फिर आगे देखिए, वेबर के अनुसार आर्थिक असमानता से वर्ग यानी क्लास, राजनीतिक असमानता से दल यानी पार्टी और सामाजिक असमानता से परिस्थिति समूह यानी स्टेटस ग्रुप का निर्माण हुआ है। तो इन्होंने जो अपना सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत दिया है मैक्स वेबर ने, तो इनका कहना है कि इसी के आधार पर व्यक्तियों का जो है निर्माण हुआ है। यानी आर्थिक आधार पे किसका निर्माण हुआ है, वर्ग का निर्माण हुआ है। यानी किसकी कैसी आर्थिक स्थिति है वो डिसाइड करेगा कि व्यक्ति किस वर्ग में है। यानी उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो उच्च वर्ग का माना जाएगा, यदि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो निम्न वर्ग का माना जाएगा। तो आर्थिक आधार पर इन्होंने माना है कि वर्ग यानी क्लास का विभाजन होता है। उसके बाद राजनीतिक स्तर पर इन्होंने माना है कि जो राजनीतिक असमानता होती है उससे पार्टी का निर्माण होता है। यानी अलग अलग राजनीतिक जो असमानता होती है उसी के आधार पर पार्टियों का निर्माण होता है। और जो सामाजिक असमानता होती है, तो यानी सामाजिक असमानता जो होती है वो परिस्थिति समूह का निर्माण करती है। यानी आप जो सामाजिक असमानता होती है, सामाजिक भेदभाव होता है, वही समाज में जो है उसका निर्माण करती है कि आपका जो स्टेटस है वो किस तरीके का है, अच्छा है या बुरा है। तो वो आपके जो सामाजिक असमानता होती है उसके आधार पर निर्मित किया जाता है। फिर आगे देखिए, सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित परिभाषाएं, इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली परिभाषा है रेमंड एवं मूर की। तो इनके अनुसार सामाजिक स्तरीकरण क्या है, तो सामाजिक स्तरीकरण समाज का उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन है। तो रेमंड मूर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण क्या है, सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन है। किसका, समाज का उच्च तथा निम्न में। आप जो है जितने भी परिभाषाएं हैं उसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा। कोई भी ट्रिक आप बनाइए, लेकिन ट्रिक के माध्यम से ही परिभाषाएं याद रह सकती हैं। और ऐसे रट्टा मारने से बहुत सारी परिभाषाएं, हजारों परिभाषाएं हैं, नहीं याद रहती हैं। तो आप जो है कीवर्ड्स इनके पकड़िए और कीवर्ड्स को लेकर के आप कोई ट्रिक बना लीजिए, आपको अच्छे से याद रहेंगे। फिर देखिए, अगली परिभाषा है सदरलैंड एवं वुडवर्ड के अनुसार स्तरीकरण केवल अंतःक्रियाओं अथवा विभेदीकरण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ व्यक्तियों को दूसरों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। तो ये इनकी परिभाषा हो गई। अगली परिभाषा देखिए जिन्सबर्ग की, सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूह अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि आपस में श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंधों द्वारा संबद्ध होते हैं। तो ये जिन्सबर्ग की परिभाषा हो गई। फिर अगली परिभाषा है पार्सन्स की। तो पार्सन्स की परिभाषा ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सामाजिक स्तरीकरण किसी व्यवस्था में, यानी व्यवस्था आ गया तो सोशल सिस्टम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, पार्सन्स ने दिया था। तो सामाजिक स्तरीकरण किसी व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे नीचे पदानुक्रम में विभाजन है। तो कैसा विभाजन है, ऊंचे नीचे पदानुक्रम में विभाजन व्यवस्था में व्यक्तियों का। तो ये पार्सन्स ने दिया है परिभाषा। फिर अगली परिभाषा है आगबन एवं निमकॉफ के अनुसार, इसको देखते हैं। तो देखिए, इनके अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं समूहों का थोड़े बहुत स्थायी परिस्थितियों के उच्चता एवं निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है। थोड़े बहुत, आगबन ने क्या परिभाषा दिया कि थोड़े बहुत उच्चता, मतलब सभी ने एक ही बात बोली है लेकिन सबने घुमा फिरा करके। तो आपको जो है हर एक थिंकर का अलग अलग कीवर्ड पकड़ना है, बाकी तो सभी की परिभाषाएं मिलती जुलती रहती हैं। फिर देखिए, अगली परिभाषा है मेल्विन एम ट्यूमिन की, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनकी क्या परिभाषा है, तो इनकी जो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसमें इन्होंने स्तरीकरण की विशेषताएं बताई हैं। तो देखिए कौन सी विशेषताएं इन्होंने बताई हैं। तो पहली विशेषता इन्होंने बताई है कि जो सामाजिक स्तरीकरण होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, सामाजिक होती है। दूसरा इन्होंने बताया कि सामाजिक स्तरीकरण जो होता है वो पुरातन होता है, यानी पुराना होता है।
फिर अगला इन्होंने बताया कि सामाजिक स्तरीकरण सार्वभौमिक है, यानी हर जगह पे सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है, वो चाहे जो भी सोसाइटी हो, हर जगह सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। फिर अगला इन्होंने बताया है सामाजिक स्तरीकरण जो होता है उसका विभिन्न स्वरूप होता है, यानी सबका अलग अलग स्वरूप होता है। ऐसा नहीं है कि सामाजिक स्तरीकरण एक जगह जिस तरीके से पाया जाता है उसी तरीके से दूसरी जगह भी पाया जाता हो, तो सबका स्वरूप अलग अलग होता है। फिर अगला इन्होंने क्या बताया कि सामाजिक स्तरीकरण के सामाजिक परिणाम होते हैं, यानी जो सामाजिक स्तरीकरण होता है तो वो उसका परिणाम कैसा होता है, सामाजिक होता है। फिर देखिए अगला जो है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार तो इन्होंने क्या बताया है, तो देखिए पहला इन्होंने बताया है कि परिस्थिति समूहों का संस्करण। तो सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, परिस्थिति समूहों का संस्करण। दूसरा इन्होंने बताया है श्रेष्ठ एवं हीन स्तरीकरण की पहचान। और तीसरा इन्होंने बताया है कुछ हद तक संरचना या ढांचे का स्थायित्व। तो मैकाइवर भी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें भी जो है नोट करके रखिएगा। तो ये हो गए सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषाएं। सामाजिक स्तरीकरण का हमने अर्थ और उसकी परिभाषाएं देख ली हैं। अब आगे हम देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण के आधार। देखिए सामाजिक स्तरीकरण टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है ये टॉपिक भी थोड़ा लंबा है, तो इसको हम 2 पार्ट में जो है लाएंगे वीडियोज़। एक पार्ट में जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो देखिए आगे इनके जो है सिद्धांत इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उससे पहले जो बेसिक है वो भी हमें जो है पता होना चाहिए। तो देखिए सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या होता है, तो देखिए सबसे पहला है पार्सन्स। तो इन्होंने एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो इनकी पुस्तक थी इसमें इन्होंने इसके आधारों की चर्चा की थी और उसमें इन्होंने परिस्थिति के निर्धारक भी बताए थे। तो देखिए वो कौन सा इन्होंने बताया था, तो पहला इन्होंने बताया था नातेदारी समूह की सदस्यता। दूसरा इन्होंने बताया था व्यक्तिगत विशेषताएं या गुण। तीसरा इन्होंने बताया था अर्जित उपलब्धियां। चौथा इन्होंने बताया था द्रव्यजात या स्वामित्व। पांचवा इन्होंने बताया था सत्ता और छठवां इन्होंने बताया था शक्ति। तो जो सामाजिक स्तरीकरण है इसका निर्धारक किस आधार पे होता है, तो इन्होंने 6 निर्धारक तत्व बताए थे कि आप जो है किस नातेदारी समूह की आपकी सदस्यता है वो निर्धारित करता है कि आपका किस तरीके का सामाजिक स्तरीकरण होगा। और आपकी व्यक्तिगत विशेषता या गुण क्या है उसके आधार पे भी आपका स्तरीकरण होता है समाज में। फिर उसके बाद आपने जो क्या अर्जित किया है, मतलब आपकी जो उपलब्धि है समाज में आपने क्या अर्जित किया है, आपकी उपलब्धि कैसी है, वो भी आपको जो है सामाजिक स्तरीकरण में निर्धारण करता है कि आपको किस कैटेगरी में जो है रखा जाएगा। फिर उसके बाद स्वामित्व, उसके बाद सत्ता, तो आपकी सत्ता क्या है समाज में ये भी निर्धारण करता है सामाजिक स्तरीकरण। और शक्ति यानी आपके पास कैसी पावर है उसके अकॉर्डिंग आपको सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण किया जाता है। फिर आगे देखिए अगला पॉइंट है किंग्सले डेविस ने सम्मान यानी स्टीम व प्रतिष्ठा यानी प्रेस्टीज को सामाजिक स्तरीकरण का आधार माना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किंग्सले डेविस सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित। तो इन्होंने देखिए किसको माना था सामाजिक स्तरीकरण का आधार, तो इन्होंने सम्मान यानी स्टीम और प्रेस्टीज को, सम्मान और प्रतिष्ठा को सामाजिक स्तरीकरण का आधार माना था। आगे देखिए अगला पॉइंट है हारालॉम्बस ने शक्ति और प्रतिष्ठा और धन को सामाजिक स्तरीकरण का आधार माना था। तो हारालॉम्बस शक्ति, प्रतिष्ठा और धन। अगला है एलेक्स इंकल्स ने व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ को स्तरीकरण का आधार माना था। एलेक्स इंकल्स व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। फिर अगला है सोरोकिन तथा मैक्स वेबर ने, सोरोकिन और मैक्स वेबर दोनों ने, तो देखिए इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सोरोकिन ने आर्थिक, राजनीतिक और व्यवसायिक इन 3 को आधार माना था, जबकि जो मैक्स वेबर थे इन्होंने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक इन 3 को सामाजिक स्तरीकरण का आधार माना था। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी जरूर नोट कर लीजिएगा यदि आपको नहीं पता है। अगला देखिए कार्ल मार्क्स ने केवल आर्थिक आधार को महत्वपूर्ण माना था। तो आप सभी को पता होगा कि कार्ल मार्क्स जो है वो सामाजिक स्तरीकरण का आधार मुख्य रूप से किसे मानते हैं, अर्थव्यवस्था को मानते हैं, यानी आर्थिक को ही मानते हैं। फिर अगला पॉइंट है सामान्यता, स्तरीकरण के आधारों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो ये तो अलग अलग जिन्होंने बांटा था, फिर इसे सामान्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। वो देखिए कौन कौन से, तो पहला है प्राणी शास्त्रीय आधार यानी बायोलॉजिकल बेसिस जो होता है। तो देखिए सबसे पहले प्राणी शास्त्रीय आधार पर जो सामाजिक स्तरीकरण का जो है विभाजन किया जाता है, तो सबसे पहले लिंग,
दूसरा आयु, तीसरा प्रजाति, चौथा जन्म और पांचवा शारीरिक व बौद्धिक कुशलता। तो लिंग यानी आप लड़का हैं या लड़की हैं, इस आधार पे भी आपका जो है स्तरीकरण किया जाता है। आपकी आयु क्या है, प्रजाति आप किस प्रजाति के हैं, आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, आपकी शारीरिक और बौद्धिक कुशलता कैसी है, ये भी जो है सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण करता है। अगला है दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर, तो वो तो हो गया था बायोलॉजिकल। और उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर क्या होता है, तो देखिए सबसे पहला है संपत्ति, यानी आपके पास संपत्ति कैसी है आपकी। दूसरा आपका व्यवसाय कैसा है, ये भी निर्धारण करता है। उसके बाद तीसरा है धार्मिक ज्ञान, आपके पास धार्मिक ज्ञान कितना है। चौथा है राजनीतिक शक्ति और पांचवा है शिक्षा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण करती हैं। फिर अगला पॉइंट देखिए, सोरोकिन व्यावसायिक आधार पर स्तरीकरण के दो स्वरूप बताते हैं। तो ये व्यावसायिक आधार पर स्तरीकरण के दो स्वरूप बताते हैं। तो पहला इन्होंने बताया अंतर व्यावसायिक स्तरीकरण और दूसरा इन्होंने बताया अंतः व्यावसायिक स्तरीकरण, अंतर व्यावसायिक और अंतः व्यावसायिक स्तरीकरण। फिर अगला पॉइंट देखिए, एंथोनी गिडेंस ने शक्ति संरचना यानी धन एवं शक्ति को स्तरीकरण का आधार माना है। एंथोनी गिडेंस का भी इम्पोर्टेंट है, इन्होंने किसे माना है, धन और शक्ति को स्तरीकरण का आधार माना है। फिर अगला पॉइंट है, बाटोमोर ने प्रतिष्ठा और शक्ति को आधार माना है। बाटोमोर प्रतिष्ठा और शक्ति। फिर आगे है अगला पॉइंट, लिप्सिट एवं बेनेडिक्ट ने क्लास स्टेटस एंड पावर में सामाजिक स्तरीकरण के 3 आधार बताए हैं। तो ये क्लास स्टेटस एंड पावर इनकी बुक है, इसमें इन्होंने 3 आधार बताए हैं, वर्ग, परिस्थिति और शक्ति। तो ये जो है सामाजिक स्तरीकरण के आधार थे, जो कि अलग अलग विचारकों ने अलग अलग बताए हैं, और जो सामान्य रूप से 2 होता है, बायोलॉजिकल और सोशल, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। तो देखिए अब आ जाता है सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप। तो देखिए सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप कैसा होता है। तो देखिए सबसे पहला जो होता है वो होता है दास प्रथा, जो कि पहले मतलब पुराने ज़माने में जो है ये चलता था, दास प्रथा, और इस आधार पे समाज का स्तरीकरण हुआ था। तो दास प्रथा यानी स्लेवरी, तो इसको देखते हैं। तो देखिए एल.टी. हाउस जो हैं उनका क्या मानना है कि दास एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे कानून एवं प्रथा दूसरे की संपत्ति मानते हैं। तो जो ये वर्गीकरण सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप बताया है, ये बताया भी किसने है, बाटोमोर ने बताया है। तो देखिए बाटोमोर ने जो है मतलब जो इतिहास में प्रचलित सामाजिक स्तरीकरण था उसको देखते हुए इन्होंने 4 भागों में बांटा है। तो पहला इन्होंने दास प्रथा यानी स्लेवरी बताया। तो इन्होंने बताया, एल.टी. हाउस ने बताया कि दास एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे कानून एवं प्रथा द्वारा दूसरे की संपत्ति मानी जाती है। यानी जो एक व्यक्ति होता है, दास होता है, वो दूसरे की संपत्ति मानी जाती है। व्यक्ति उसके साथ चाहे जिस तरह का व्यवहार करे वो उसकी स्वयं की संपत्ति होती है। तो दास जो होते थे, उनके जो मालिक होते थे, उनको जानवरों की तरह रखते थे, मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता था, वो एकदम मजबूर होते थे। आगे देखिए अगला पॉइंट है, H.J. निबेर ने अपनी पुस्तक स्लेवरी एज एन इंडस्ट्रियल सिस्टम में दासों की सामाजिक दशा का वर्णन किया है। तो इन्होंने दासों की सामाजिक दशा का वर्णन किया है। तो ये पहला हो गया दास प्रथा। दूसरा जो सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप था वो था जागीरें, यानी जो स्टेट्स होते थे। तो जागीरें क्या होती थी, देखिए मध्य युग यूरोप में इसे प्रथा एवं कानून द्वारा मान्यता प्राप्त थी। तो जागीरें कब पाई जाती थी, तो ये मध्य युग यूरोप में पाया जाता था और इसे भी जो है कानूनों द्वारा मान्यता प्राप्त होती थी। इसके अलावा इसमें 3 वर्ग होते थे, पहला पादरी, दूसरा सरदार और तीसरा सामान्य जन। तो पादरी जो होता था उसको सर्वोच्च स्थान यानी सबसे ऊंचा स्थान समाज में प्राप्त होता था, और दूसरा जो सरदार होता था उसे जो है रक्षा करना होता था, और तीसरा जो सामान्य जन थे। तो जागीरें जो थी उसमें 3 वर्ग होते थे, मतलब जो जागीरें होती थी उस समय में पाई जाती थी और इनका 3 वर्ग पे स्तरीकरण होता था समाज में। फिर अगला जो है वो है तीसरा वर्ग व्यवस्था यानी क्लास सिस्टम। तो क्लास सिस्टम कब आया, तो देखिए क्लास सिस्टम क्या है, वर्ग व्यवस्था एक जैसी सामाजिक परिस्थिति, यानी जैसे कुछ व्यक्ति हैं और उनकी एक जैसी सामाजिक परिस्थिति है, एक जैसा उनका स्टेटस है, तो उनको एक वर्ग में रखा जाता है, तो उसे वर्ग व्यवस्था कहते हैं। तो देखिए यहाँ मार्क्स के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परंतु अधिक स्पष्टता आधारभूत रूप में वह एक वर्ग प्राणी है। तो ये मार्क्स का कहना है, ये इनका कथन है कि मनुष्य जो है वो एक वर्ग प्राणी है,
यानी सबका अलग अलग वर्ग होता है। फिर आगे देखिए, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सकता है। यानी सामाजिक आधार पर कुछ व्यक्तियों को, कुछ समूहों को दूसरों से अलग किया जाता है, तो उनका एक सामाजिक वर्ग होता है। फिर देखिए अगला आगे है, आगबन एवं निमकॉफ के अनुसार तो एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी समाज में अनिवार्य रूप से समान परिस्थिति होती है, यानी जिनका एक जैसा स्टेटस होता है, वो एक वर्ग के माने जाते हैं। फिर अगला देखिए, आगे जो है आर्थिक आधार पर वर्ग की परिभाषाएं दी हैं, आप इन्हें एक दो बार देख लीजिएगा, वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि वर्ग की परिभाषाएं पूछेंगी, लेकिन देख लीजिए। तो देखिए पहला है गोल्डनर के अनुसार, तो इन्होंने क्या बताया है वर्ग के बारे में, तो इनका कहना है कि एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों अथवा परिवारों का योग है जिनकी आर्थिक स्थिति लगभग समान होती है। तो इनका क्या मानना है कि जिनकी आर्थिक स्थिति एक तरह होती है वो एक वर्ग के माने जाते हैं। अगला आ जाता है मैक्स वेबर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो है पूछता है हमेशा से क्वेश्चन। तो मैक्स वेबर के अनुसार हम एक समूह को तब वर्ग कह सकते हैं जब तक उस समूह के लोगों को जीवन के कुछ अवसर समान रूप से प्राप्त हों, यानी इनका कीवर्ड क्या है कि समान अवसर। इनका मानना है कि जीवन के कुछ जो समान अवसर होते हैं, लाइफ चांसेस की बात होती है, जिसका एक जैसा होता है, वो एक वर्ग के कह सकते हैं हम उनको। फिर आगे देखिए अगला है कार्ल मार्क्स के अनुसार, ये भी इम्पोर्टेंट है, इन्होंने वर्ग बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार एक सामाजिक वर्ग को उसके उत्पादन के साधनों और संपत्ति के वितरण के साथ होने वाले संबंधों के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है। तो इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है कि जो सामाजिक वर्ग होता है उसका निर्धारण कैसे किया जा सकता है, तो जो उत्पादन का साधन होता है और जो संपत्ति का वितरण होता है उसके आधार पे एक वर्ग को अलग किया जा सकता है। जैसे इन्होंने बुर्जुआ और सर्वहारा, दो आधारों पे इन्होंने वर्गीकरण किया था, पूंजीपति और जो मजदूर वर्ग होता था। फिर उसके बाद अगला देखिए सांस्कृतिक आधार पर वर्ग की परिभाषा। तो इसमें देखिए पहला है गिन्सबर्ग के अनुसार एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो व्यवसाय, धन, शिक्षा, जीवन यापन की विधियों, विचारों, भावनाओं, मनोवृत्तियों और व्यवहारों में एक दूसरे के समान होते हैं। फिर अगली जो परिभाषा है वो है लेपियर की परिभाषा। तो इनका क्या मानना है कि सामाजिक वर्ग एक सांस्कृतिक समूह है जिसे संपूर्ण जनसंख्या में एक विशेष स्थिति अथवा पद प्रदान किया जाता है। फिर अगली परिभाषा आ जाती है बीयरस्टीड ने वर्ग विभाजन के 7 आधारों का उल्लेख किया है। बीयरस्टीड का ये वर्ग का विभाजन पूछ सकता है। तो देखिए पहला इन्होंने बताया है धन, संपत्ति, आय। दूसरा इन्होंने बताया है परिवार एवं नातेदारी। तीसरा बताया है निवास की स्थिति। चौथा बताया है निवास स्थान की अवधि, यानी कितने समय तक आप वहाँ पे रह रहे हैं। अगला बताया है व्यवसाय की प्रकृति और छठा बताया है शिक्षा और सातवां बताया है धर्म। फिर आगे देखिए अगला है ओल्सन के अनुसार सामाजिक वर्गों का निर्माण उन व्यक्तियों के द्वारा होता है जिन्हें लगभग समान मात्रा में शक्ति, सुविधाएं और सम्मान मिलता है, यानी जिन्हें समान मात्रा में, यानी एक समान मात्रा में शक्ति मिलती है, सुविधा मिलती है और सम्मान मिलता है, वो एक वर्ग के कहे जाएंगे। अगली जो परिभाषा है वो है लुई डूमा की, ये भी इम्पोर्टेंट है। लुई डूमा भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में सोचते हैं। फिर उसके बाद आगे देखिए आंद्रे बेते, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आंद्रे बेते ने भारतीय समाज का जाति मॉडल प्रस्तुत किया है। फिर आगे है एम.एन. श्रीनिवास, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यानी इंडियन थिंकर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इनका क्या मानना है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जाति व्यवस्था में गतिशीलता की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्थैतिकी यानी पोजिशनल परिवर्तन होता है। तो ये इनका मानना है कि जो मतलब सामाजिक स्तरीकरण है, तो कहीं ना कहीं वो संस्कृतिकरण जिस तरीके से है, तो इन्होंने जो अपनी संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी उसमें उन्होंने बताया था कि संस्कृतिकरण के माध्यम से जो व्यक्तियों के पद में उसमें परिवर्तन होता है, मतलब जो कुछ जातियां ऐसी होती हैं कि वो परिवर्तन करती हैं लेकिन उनके पद में परिवर्तन होता है, मतलब हमेशा के लिए उनका जो मूल परिवर्तन होता है वो नहीं हो पाता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें पोजिशनल यानी जो उनका पोजीशन होता है उसी में परिवर्तन होता है। तो जो जाति मतलब लोगों का अलग अलग जाति होता है सामाजिक स्त्रीकरण के माध्यम से, ऊंच नीच की भावना के माध्यम से, तो कुछ लोग अपना चेंज करना चाहते हैं, तो वही एम.एन. श्रीनिवास ने बताया है कि वो संस्कृतिकरण के माध्यम से चेंज होता है लेकिन उसमें मूल परिवर्तन नहीं होता है, केवल पोजिशनल परिवर्तन होता है।
तो देखिए अब आगे जो है वर्गों का वर्गीकरण है। तो हम आज के इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। आगे की वीडियो में हम वर्गों का वर्गीकरण और सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिद्धांत हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आप जो है चैनल के साथ बने रहिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा आप चैनल पे जा करके बाकी सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।